देखिए, धर्मशाला में बादल फटने के बाद बड़े पैमाने पर तबाही की तस्वीरें सामने आई। कुछ ही घंटों में पूरा शहर पानी पानी हो गया और तेज लहरें सब कुछ बर्बाद करने पर तुली दिखने लगी, जिसके वीडियो लोगों ने मोबाइल से रिकॉर्ड किए, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल होने लगे। मैक्लियडगंज से कुछ किलोमीटर दूर बसी इस जगह पर दोनों तरफ होटल और रेस्टोरेंट हैं, जहां लहरें ऐसी दिखी जैसे किसी बांध से पानी छोड़ा गया हो। सड़क पर कई गाड़ियां खड़ी थीं, जो कागज की नाव की तरह हिचकोले खाती हुई बहती दिखने लगी। इनमें कुछ गाड़ियां घूमने आए सैलानियों की भी हैं। एक के बाद एक गाड़ियां बहकर आती हुई दिखने लगीं, जिससे लहरों की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। 3 गाड़ियां एक दूसरे से चिपककर एक किनारे पर कुछ इस तरह से फंस गईं कि पानी उन्हें और आगे नहीं ले जा पाया। बाद में बाकी गाड़ियां भी बहकर आगे आने के बाद इन्हीं गाड़ियों की वजह से रुक गईं। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त भी बड़ी संख्या में सैलानी वहां मौजूद थे। वो बच गए बंदे। कुल्लू में भी बारिश के बाद हालात बाढ़ जैसे बन गए और एक कार पानी के साथ बहती हुई आकर मलबे में फंस गई। ये घटनाएं उस वक्त हुई जब हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में सैलानी मौजूद हैं, क्योंकि लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों पर सैलानी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। ऐसी जगहों में हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला जिला भी है, जहां पास से गुजरने वाली माझी नदी में पानी खतरनाक स्तर पर बह रहा है। नदी के किनारे से गुजरने वाले हाईवे पर बनी कई दुकानें लहरों का मुकाबला नहीं कर पाईं और भरभरा कर गिर गईं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें एक पुल के गिरने की भी सामने आईं। सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाने पर तुली लहरें पुल से टकराईं और एक मजबूत पुल अगले ही पल गायब हो गया। माझी नदी में पानी इतना बढ़ गया कि नदी के किनारे पर बना एक छोटा सा मचान जैसा निर्माण नदी के बीच में दिखने लगा। एक झटके में उसमें लगे खंभे टूट गए और पूरा निर्माण पानी में बह गया। धर्मशाला में बादल फटने की घटना का असर कांगड़ा में भी हुआ। कांगड़ा में पहाड़ का हिस्सा खिसकने से भारी तबाही हुई। एक 9 साल की बच्ची के भी पानी में बहने की खबर आई, जिसे ढूंढने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान ज्यादातर इलाकों में सामान्य से 2-3 गुना ज्यादा बारिश हुई, जिसका कहर धर्मशाला से कुल्लू और मनाली तक टूटा, जहां पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश अपने साथ मिट्टी और चट्टान भी बहा ले आई, जिसकी धार में घर, दुकान और गाड़ियां तक बह गई। अब वहां नदी नालों के किनारे बसे लोग सुरक्षित ठिकाने तलाश रहे हैं, क्योंकि बारिश 3-4 दिन तक थमने की उम्मीद नहीं है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां चाय बागान में काम करने वाले लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। बताया गया कि पुलिस ने एक मामले में बागान के मालिक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इससे वहां काम करने वाले लोग भड़क उठे और उन्होंने इलाके के थाने पर धावा बोल दिया। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में इन कर्मचारियों ने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। जमकर पथराव भी किया गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस को भी मोर्चा संभालना पड़ा। सामने आई एक तस्वीर में पुलिस वाले एक इमारत की आड़ लेकर भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागते नजर आए। मारो मारो मारो। पुलिस की सख्ती के बाद भी लोग पीछे नहीं हटे, जिसके बाद पुलिस वालों ने उन पर ताबड़तोड़ गोले दागने शुरू कर दिए। इस झड़प में कई लोग घायल हो गए, जबकि पुलिस के कई जवानों को भी चोटें आईं। सौभाग्य की एक बात है कि अलीपुरद्वार की ये चाय कंपनी 100 साल पुरानी है, जहां 3 साल पहले एक नए मालिक आ गए और पुराने मालिकों से उनका कानूनी विवाद शुरू हो गया, जिसमें चाय बागान के पुराने मालिकों में एक की गिरफ्तारी के विरोध में मजदूरों ने बवाल कर दिया और अब मालिक से वफादारी दिखाने के चक्कर में 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर पुलिस की हिरासत में। कोरोना संकट के बीच गुजरात के अहमदाबाद में महज 4 घंटे में ही भगवान जगन्नाथ की 144वीं रथ यात्रा पूरी कर ली गई। अमूमन 19 किलोमीटर की इस यात्रा को पूरा करने में 12 से 14 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन इस बार कर्फ्यू के बीच इसे 4 घंटे में ही पूरा कर लिया गया, जिसे निकालने से पहले मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। वहां से यात्रा की शुरुआत हुई और फूलों से सजे तीनों रथ मंदिर से रवाना हुए। इस बार तीनों रथों को सिर्फ 60 नौजवानों ने खींचा। उन लोगों को 20-20 के ग्रुप में बांटा गया था। इन लोगों की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें यात्रा का हिस्सा बनने की इजाजत दी गई। क्योंकि वक्त कम था तो पुलिस के घेरे के बीच दौड़ते हुए इस रथ यात्रा को पूरा किया गया। 4 घंटे की ही अनुमति दी है। पिछली बार रथ यात्रा नहीं निकली थी, जो रथ थे उनको मंदिर के भीतर ही रखा गया था। मास्क लगाने का ध्यान सबने रखा, लेकिन 2 गज दूरी बनाए रखने के नियम को पूरी तरह नहीं माना जा सका। हालांकि इस बार महामारी की वजह से आम लोग यात्रा में शामिल नहीं हुए। उनसे घर बैठे ही यात्रा का हिस्सा बनने की अपील की गई। एवी भगवान ने प्रार्थना करी आ रथ यात्रा नो घरे बैठा आनंद ने उत्साह मनावी है।
रथ यात्रा के शुरू होने से पहले हर बार की तरह इस बार भी गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ मंदिर में आरती की। उनके परिवार के दूसरे सदस्य भी वहां मौजूद दिखे। सौभाग्य की एक बात यह कि अहमदाबाद का जगन्नाथ मंदिर लगभग 450 साल पुराना है, जहां रथ यात्रा की रौनक पुरी के जगन्नाथ मंदिर जैसी ही होती है। लेकिन पिछले साल अहमदाबाद की जगन्नाथ रथ यात्रा कोरोना की वजह से बिना श्रद्धालुओं के निकली और इस साल भी महामारी का साया रथ यात्रा पर साफ दिखा। राजस्थान के कुछ जिलों में आसमान से गिरी बिजली ने ऐसा तांडव किया कि 22 लोगों की जान चली गई। सबसे दर्दनाक हादसा जयपुर में हुआ, जहां बारिश के बीच सेल्फी लेने का शौक कुछ लोगों पर भारी पड़ गया और आसमान से गिरी बिजली ने उनकी जान ले ली। जिस समय आमेर किले के ठीक सामने के वॉच टावर पर आसमान से बिजली की शक्ल में मौत उतरी, बादल गरजने की दिल दहला देने वाली आवाज आई, जिसके बाद वॉच टावर पर सेल्फी लेने गए कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद वहां से जो तस्वीरें आईं, वो तो और डरावनी थी, क्योंकि बिजली गिरने से मारे गए लोगों का शव यहाँ वहां पड़ा दिखा और जो जिंदा बच गए वो उन्हीं शवों के बीच मदद का इंतजार करते रहे। 2-3 लोग अभी जिंदा हैं। अगर ये लोग किसी के भी जानकार हो तो तुरंत आमेर पहुंचे, कई लोग यहाँ मर चुके हैं। यह हादसा एक दिन पहले शाम 7 बजे के करीब हुआ और बताया गया कि घायलों में एक ने मदद के लिए फोन किया, जिसके बाद रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला और अगली सुबह भी लोगों को बचाने की कोशिश जारी रही। वॉच टावर वन विभाग की जमीन पर बना है, इसलिए आसपास घना जंगल और झाड़ियां हैं। राहत और बचाव के काम में जुटी टीमों को आशंका थी कि बिजली गिरने के बाद मची अफरा तफरी में कुछ लोग झाड़ियों में भी गिर सकते हैं और इसीलिए उन्होंने वॉच टावर में पड़े घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बाद सुबह सुबह झाड़ियों को खंगालना शुरू कर दिया। नागरिक सुरक्षा की टीमें हैं, वो इस वक्त ऊपर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वॉच टावर पे और उसके पास में झाड़ियों पर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस काम में ड्रोन कैमरों की मदद भी ली गई, जो घने जंगल में उन जगहों पर भी पहुंचे जहां इंसानों का पहुंचना मुश्किल है। 2000 फीट से ऊपर की हाइट है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इतना आसान नहीं है वहां तक नीचे तक डेप्थ तक पहुंचना, इसलिए ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। तलाशी के बीच जयपुर के अस्पताल में आसमानी आफत से बाल बाल बचे लोगों का इलाज शुरू हो गया। इनमें कुछ तो अभी बोलने की हालत में ही नहीं है, हालांकि कुछ की हालत पहले से बेहतर है और उन्होंने खुद आप बीती सुनाई। बारिश के इंतजार कर रहे थे, बारिश रुक जाए, बिजली कड़क रही थी बराबर, टावर से ऊपर से आप नीचे गिर गए जी। सेल्फी के चक्कर में वॉच टावर पर करीब 35 सैलानी चढ़े थे, जिनमें 6 की मौत हो गई और 20 का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आसमानी बिजली ने केवल जयपुर में नहीं, कोटा, झालावाड़ और धौलपुर में भी कहर बरपाया। कोटा में उसने 4 बच्चों की जान ले ली और एक महिला समेत 5 लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हुए हैं। धौलपुर में भी ऐसा ही हादसा हुआ और आसमान से आई मौत ने 3 मासूमों की जान ले ली। कलेजे के टुकड़ों की मौत से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। तो वहीं झालावाड़ में एक नौजवान आसमान से गिरी बिजली की चपेट में आ गया। इस बीच राज्य के अलग अलग जिलों में हुए इन हादसों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और मरने वालों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा उन्होंने जयपुर में हुए हादसे में मरने वालों के परिवार को तुरंत 5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान भी किया। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में बादल खूब बरसे। पिछले कुछ दिनों में राज्य में मानसून थोड़ा सुस्त पड़ा था, लेकिन एक बार फिर मौसम ने करवट ली और मुंबई में कई जगहों पर इतनी बारिश हुई कि दोपहर के वक्त शाम जैसा मौसम हो गया। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर तेज बारिश की वजह से गाड़ियों की रफ्तार ही कम नहीं हुई, बल्कि दिन में ही उनकी हेडलाइट जल गई। इस वक्त वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि बारिश इतनी तेज है कि विजिबिलिटी काफी कम है। वहीं मौसम विभाग की ओर से अगले 2 से 3 दिन तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया, यानी मुंबई वालों को अगले कुछ दिन सावधान रहना होगा। मुंबई सहित आसपास के इलाके में सुबह से ही बारिश हो रही है और रायगढ़ में भी खूब पानी बरसा, जिसकी वजह से खेत पानी में डूब गए, जबकि रत्नागिरी में बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। यही नहीं, ये पानी रिहायशी इलाकों में भी घुस गया। सौभाग्य की बात यह कि मुंबई समेत पूरे कोंकण इलाके में 24 घंटों के दौरान सामान्य से 2-3 गुना बारिश हुई और इतनी बारिश अपने साथ जल भराव जैसी समस्या तो वहां हर बार लाती है, जिससे अभी राहत भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि 15 जुलाई तक मुंबई और अरब सागर के किनारे बसे इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है और मछुआरों को भी समंदर से दूर रहने की चेतावनी दी गई। कायदा के 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी में कई जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। दोनों आरोपियों को यूपी एटीएस ने लखनऊ हाईकोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया, जिसके लिए लखनऊ हाईकोर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बड़ी संख्या में जवानों को तैनात कर
कोर्ट को पुलिस ने छावनी में बदल दिया। आरोपियों को लेकर पुलिस की काली बस सीधा कोर्ट के अंदर पहुंची। माना जा रहा है कि आरोपियों को वक्त रहते पकड़कर यूपी एटीएस ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। इस तरह की अलकायदा जैसे यूनिट्स है, ये तो कहीं भी किसी भी जगह जो है, किसी भी जगह को किसी को टारगेट कर सकते थे, तो इसमें बहुत तेजी से काम किया गया है। लेकिन यूपी के कई शहरों में इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो गई। कानपुर में तो चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान शुरू हो गया। कानपुर में हाई अलर्ट है। कानपुर के तमाम चौराहों पर चेकिंग अभियान चल रहा है, चाहे होटल्स हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो। इसी कड़ी में कानपुर के कमिश्नर पुलिस श्री असीम अरुण खुद एक चौराहे पर खुद चेकिंग अभियान चलाए। पुलिस के बड़े अफसर हर गाड़ी को रोककर चेकिंग करते रहे। कानपुर में सजगता बरती जा रही है। कानपुर के लिए कुछ विशिष्ट सूचनाएं भी एटीएस को मिली हैं। कुछ ऐसा ही हाल हरदोई में भी दिखा। हरदोई के रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर पुलिस ने चप्पे चप्पे की तलाशी ली। यात्रियों के सामान की भी जांच की गई और थोड़ा भी शक होने पर लोगों से पूछताछ भी की गई। इसके अलावा मंदिरों की भी सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक आरोपियों की योजना यूपी के धार्मिक स्थलों को दहलाने की थी। आरोपियों से पूछताछ में भी पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिनके मुताबिक आरोपी खुद ही प्रेशर कुकर बम बना चुके थे, जो केवल 3000 रुपए में बनकर तैयार हो गया था। बम बनाने के लिए आरोपियों ने ई रिक्शा में लगने वाली बैटरी का भी इस्तेमाल किया था। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस को आरोपियों के कब्जे से कई अहम जगहों के नक्शे मिले, जिनमें काशी और मथुरा के कई अहम धार्मिक स्थल भी शामिल हैं। इसके अलावा गोरखपुर की भी एक अहम जगह का नक्शा आतंकियों के कब्जे से बरामद किया गया। इसके अलावा जांच एजेंसी को आरोपियों के व्हाट्सएप कॉल और चैट भी मिले, जिनके जरिए और लोगों तक भी पहुंचा जा सकता है। माना जा रहा है कि अलकायदा का आतंकी उमर अल मदनी आरोपियों के संपर्क में था और वही आरोपियों को DIY यानी डू इट योरसेल्फ मॉड्यूल पर धमाका करने की ट्रेनिंग दे रहा था। डू इट योरसेल्फ मॉड्यूल पर धमाका करना बहुत कुछ लोन वुल्फ अटैक के जैसा है, जिसके तहत एक अकेला आतंकी किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर किसी बड़े हमले को अंजाम देता है, मसलन किसी ट्रक से किसी भीड़ को कुचल देना। इसी तरीके से दुनिया के कई मुल्कों में आतंकियों ने इससे पहले भी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है। सौ बात की एक बात यह कि अलकायदा का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अलावा लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से भी पुराना रिश्ता है और यूपी में पकड़े गए दोनों संदिग्ध आतंकियों को ISI, लश्कर और जैश के स्लीपर सेल से भी मदद मिलने की आशंका है। इसलिए जांच पूरी होने तक यूपी के सभी प्रमुख धर्मस्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। उत्तराखंड में भारी बारिश और पहाड़ खिसकने की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। लगातार भारी बारिश के बाद पहाड़ नदियां उफान पर आ गईं और उनके बहाव ने लोगों को डराना शुरू कर दिया। वहां के विकास नगर से तो रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में कुछ लोग एक छोटे पुल के सहारे नदी को पार करते नजर आए। बारिश की वजह से नदी उफान पर थी और उसका पानी इतना बढ़ गया कि वो पुल के ऊपर से होकर बहने लगा। पुल पर पांव जमाकर रखना भी मुश्किल था, लेकिन नदी पार करने के चक्कर में ये लोग अपनी जान दांव पर लगाते दिखाई दिए। इन लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामकर कड़ी बनाई और फिर डंडों की मदद से पुल को पार करने लगे, लेकिन एक महिला तेज बहाव में ही फंस गई। बाद में किसी तरह उसे किनारे खींचा गया। पुल के ऊपर भी पानी इतना तेज बह रहा था कि अगर किसी का भी पैर फिसलता तो उसका बचना मुश्किल हो जाता। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भी भारी बारिश आफत बनकर बरसी। इससे रामबन और उधमपुर में तो हालात इस कदर बिगड़ गए कि पहाड़ों के दरकने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी कुछ तस्वीरें उधमपुर से सामने आई जो हादसे के बाद की हैं, जहां बड़ी बड़ी चट्टानें पहाड़ से टूटकर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आ गिरी। जानकारी मिलते ही बंद रास्ते को खोलने का काम भी शुरू कर दिया गया। इसके लिए हादसे वाली जगह पर एक खुदाई करने वाली मशीन मंगवाई गई, जो हाईवे पर पड़ी चट्टानों को हटाकर नदी में गिराती हुई नजर आई। इस दौरान उस हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियां कई घंटों तक रास्ते में फंसी रहीं। गांदरबल में तो भारी बारिश के बीच बादल फट गया। इसकी वजह से पहाड़ों से बहुत सारा मलबा बहकर नीचे आता दिखा। इस हादसे में कई लोगों के मकान और वहां से गुजरने वाली सड़कों को नुकसान पहुंचा। हालांकि तुरंत ही खुदाई करने वाली मशीन की मदद से राहत और बचाव का काम भी शुरू कर दिया गया। सौ बात की एक बात है कि मानसून में बारिश तो होगी और पहाड़ों पर बारिश ऐसे ही होती है जो पलक झपकते ही नदी नालों में उफान ला देती और पहाड़ की मिट्टी भी अपने साथ बहा कर ले आती, जिससे बचने के लिए ही मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है ताकि हम आप सुरक्षित ठिकाने ढूंढ सकें। लेकिन सैर सपाटे के शौक में हम लोग अपनी जान भी आफत में डाल लेते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी तैयारियां तेज कर दी और जल्द ही प्रियंका गांधी मिशन यूपी के लिए निकलने वाली हैं। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि प्रियंका 14 जुलाई से 3 या 4 दिन के लिए लखनऊ दौरे पर रहेंगी, जहां वो पार्टी नेताओं से न सिर्फ मुलाकात करेंगी बल्कि उम्मीदवारों और टिकट बंटवारे पर भी मंथन करेंगी।
खबर है कि विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने 39 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं, जिनमें 5 मौजूदा विधायक शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि खबर है कि प्रियंका गांधी के इस दौरे पर पार्टी की सलाहकार परिषद की राय बटी हुई है। इस सिलसिले में हुई बैठक में राजीव शुक्ल और राशिद अल्वी जैसे नेताओं ने प्रियंका को अभी यूपी दौरे पर नहीं जाने की सलाह दी। 27 जून को जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हुए हमलों से जुड़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि इस हमले के लिए लश्कर के आतंकियों ने खास तरह के प्रेशर फ्यूज डिवाइस का इस्तेमाल किया। सूत्रों के मुताबिक ये प्रेशर फ्यूज पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने लश्कर के आतंकियों को मुहैया कराए, जिनका इस्तेमाल ड्रोन के जरिए इस हमले को अंजाम देने में किया गया। प्रेशर फ्यूज से तैयार बम हवा में नहीं फटते, बल्कि जमीन या किसी चीज से टकराने के बाद धमाका होता है। बताया जा रहा है कि इस प्रेशर फ्यूज को पाकिस्तानी सेना इस्तेमाल करती है, इसलिए जांच एजेंसियों को शक है कि हमले की साजिश पाकिस्तानी सेना ने ही रची और खबर है कि धमाके के लिए RDX का प्रयोग किया गया था। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने वहां की संसद भंग करने का फैसला रद्द कर दिया। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को उस समय बड़ा झटका लगा जब वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पद मुक्त करके विपक्ष के नेता शेर बहादुर देवबा को प्रधानमंत्री बनाने का आदेश दिया। अदालत ने KP शर्मा ओली के संसद भंग करने के फैसले को लगातार दूसरी बार रद्द किया। उनकी सिफारिश पर नेपाल के राष्ट्रपति 5 महीने से दूसरी बार 22 मई को संसद के निचले सदन को भंग कर दिया और 12 और 19 नवंबर को मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा की थी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 30 याचिकाएं दाखिल की गईं और KP शर्मा ओली के हाथ से PM की कुर्सी निकल गई। उत्तर प्रदेश के लॉ कमीशन को विश्व हिंदू परिषद ने एक चिट्ठी लिखी और जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े विधेयक में बदलाव की मांग की। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि विश्व हिंदू परिषद को इस कानून के कुछ बिंदुओं पर आपत्ति है, जिसके खिलाफ आयोग को सुझाव भेजा गया। VHP को एक बच्चा रखने वाले परिवारों को इनाम देने की योजना पर ऐतराज है। उनका मानना है कि इस पर आयोग को फिर से विचार करने की जरूरत है। इसके पीछे दलील दी गई कि एक बच्चे वाली नीति से ऐसी स्थिति आ जाएगी जब एक अकेले व्यक्ति को अपने माँ बाप और दादा दादी को मिलाकर कुल 4 लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा जवान लोगों की जनसंख्या में भी तेजी से कमी आएगी, जिसका सामना कुछ दशकों बाद करना होगा। VHP ने चीन का उदाहरण भी अपनी दलीलों में दिया, जहां 3 दशक के बाद एक बच्चे वाली नीति को हटाना पड़ा। विश्व हिंदू परिषद ने यह दलील भी दी कि एक बच्चे वाली नीति से अलग अलग समुदायों के बीच संतुलन जो है वो और बिगड़ जाएगा, असंतुलन बढ़ जाएगा।